हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ICE फिजिक्स एकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11th का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है ऋजु रेखीय पथ पर गति। इसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम इसका पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है इसका सेकंड पार्ट का त्वरण। इससे पहले वाले पार्ट में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वेग। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसे ज़रूर देखें, आपके ये वाली वीडियो तभी अच्छे समझ में आएगी। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है इसका त्वरण। एक्सीलरेशन आखिर होता क्या है? किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन और परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को उस वस्तु का हम त्वरण कहेंगे। कोई वस्तु है, यदि उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि उसका वेग का मान बदल रहा है, और उस बदलने में जो टाइम लगेगा समय, यदि हम उन्हें भाग कर देते हैं, उनका अनुपात निकाल देते हैं, तो उस वस्तु का निकल जाता है त्वरण। इसे हम ए से दिखाते हैं। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि त्वरण आखिर हम निकालते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है जिसका प्रारंभिक वेग है 0 और टी समय बाद, और टी का मान है यहाँ पर 1 सेकंड। 1 सेकंड बाद कार का वेग हो जाता है 1 मीटर बटे सेकंड। कार का जो प्रारंभिक वेग था वो 0 था, और 1 सेकंड बाद कार का वेग हो गया 1 मीटर बटे सेकंड। तो ये कार के वेग में परिवर्तन हुआ है। ठीक है। ये कार के वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो जब कार के वेग में परिवर्तन होगा, तो इस वेग में परिवर्तन के कारण कार के अंदर एक त्वरण उत्पन्न होगा। इसे कहते हैं हम ए, त्वरण। तो इसका फॉर्मूला होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन और बटे समय अंतराल। ये जो वेग में परिवर्तन हुआ है ये, और जो इसमें टाइम लगा है ये, यदि हम इन्हें भाग कर देते हैं तो निकल जाएगा इस कार का त्वरण। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल में इसे यूज करना है त्वरण को। ठीक है। आगे चलते हैं। इससे ए बराबर हुआ फिर v माइनस यू अपॉन टी। ये से हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। जैसे कि एक वस्तु दी गई है यहाँ, जिसका प्रारंभिक वेग है v1 और अंतिम वेग है v2। ये प्रारंभिक वेग है v1 और अंतिम वेग है v2। तो यहाँ स्टार्टिंग में था इसका वेग v1, और यहाँ से यहाँ तक जो वेग में परिवर्तन आया है वो है डेल्टा v, और लास्ट का वेग है इसका v2। हमें निकालना है वेग में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा v का मान। तो डेल्टा v का मान किस प्रकार निकालेंगे? v1 को लेकर आएंगे हम इस तरफ। तो इस तरफ जब लेकर आएंगे तो v1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस में। तो डेल्टा v बराबर बचेगा v2 माइनस v1। तो इसी तरीके से हमने यहाँ लिखा है कि अंतिम वेग में से यदि हम प्रारंभिक वेग घटा देते हैं तो इसे लिखते हैं हम इस प्रकार से, डेल्टा v यानी कि वेग में परिवर्तन और बटे में समय अंतराल। तो ये इसका तरीका होगा लिखने का त्वरण का। ठीक है। इसके बाद आता है जी इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक होगा इसका SI यूनिट में या MKS पद्धति में होता है इसका मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और CGS में होता है सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और जी इसकी वीमा होगी LT माइनस 2। ये टी की पावर 2 है, जब पावर ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस में, तो इसकी वीमा होगी LT माइनस 2। इसके बाद त्वरण का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। जो ए है हमारा, इसका मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, और ज़ीरो भी हो सकता है। धनात्मक कब होगा और ऋणात्मक कब होगा और जीरो कब होता है इसका मान। तो चलते हैं आगे कि त्वरण का मान धनात्मक आखिर होता कब है। जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। ठीक है। और यदि जब वस्तु का वेग घट रहा हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। इसे हम मंदन भी कह सकते हैं। और लास्ट है, जब वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन ना हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण को शून्य त्वरण यानी कि जीरो त्वरण कहेंगे हम। ठीक है। यानी कि वस्तु का वेग जब बढ़ रहा है, यानी कि जब वस्तु की चाल बढ़ रही हो, तो उस दौरान उसमें उत्पन्न त्वरण होगा आपका धनात्मक त्वरण, जब उसका वेग बढ़ेगा। और जब वस्तु का वेग घट रहा होगा, उसकी स्पीड कम हो रही होगी, जैसे ट्रेन जब रुकती है तो उसका जो वेग है वो धीरे धीरे घटता है, तो उसमें जो उत्पन्न त्वरण होगा ना,
उसे कहेंगे हम ऋणात्मक त्वरण। यानी कि जब उसका वेग घट रहा होगा, यानी कि जब वो उसकी स्पीड मंदी हो रही हो, तो इसे हम मंदन भी कह सकते हैं कि जब वो मंदी हो रही है उसकी स्पीड, जब वेग घट रहा हो तो उसे हम मंदन भी कह सकते हैं उस त्वरण को। और लास्ट है जब वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन ना हो, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान कितना आएगा? 0। क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था वेग में जब परिवर्तन हो, तो यह जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो उसमें उत्पन्न त्वरण का मान भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कि त्वरण के प्रकार कितने हैं। त्वरण 4 प्रकार का होता है। जैसे कि आपने पढ़ी थी चाल, 4 प्रकार की थी। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तत्कालिक या फिर तात्क्षणिक चाल। इसी प्रकार से वेग पढ़े थे 4 प्रकार का। और अब आता है आपका त्वरण। त्वरण भी आपका 4 प्रकार का होता है। पहला है आपका एक समान त्वरण, दूसरा असमान, तीसरा औसत और चौथा है तात्क्षणिक त्वरण। हम सबसे पहले बात करेंगे एक समान त्वरण के बारे में। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आखिर होता क्या है? एक समान त्वरण। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा, जब किसी वस्तु के वेग में समान समय में एक समान परिवर्तन हो तो वस्तु में त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। एक बार दोबारा से, जब किसी वस्तु के वेग में एक समान समय में एक समान परिवर्तन हो, एक समान समय में एक समान परिवर्तन हो, तो उस वस्तु के वेग को त्वरण को कहते हैं हम एक समान त्वरण। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे कि एक कार है और इसका वेग था शुरू में 10 मीटर बटे सेकंड। ठीक है, कुछ समय बाद ये कार यहाँ पर आ गई और इसका वेग हमने चेक करा, यहाँ आया इसका वेग 20 मीटर बटे सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक वेग में जो परिवर्तन हुआ है 10 से 20 तक जो हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो वेग हुआ है परिवर्तन, तो ये वेग में कितना परिवर्तन हुआ है? 10 मीटर बटे सेकंड का। स्टार्टिंग में 10 था और बाद में हो गया 20, तो परिवर्तन हुआ है 10 का। इससे आगे यहाँ चेक करते हैं, जब 20 था इसके बाद कार का जो वेग है वो हो गया 30। 20 से कितना हुआ है? 30। तो यहाँ जो कार के वेग में परिवर्तन आया है वो भी कितना आया है? 10 ही आया है। स्टार्टिंग में भी परिवर्तन 10 था और यहाँ भी कितना आया है? 10 है। यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। तो यहाँ वेग में समान समय में समान परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ जो उत्पन्न त्वरण होगा ना उसे कहेंगे हम एक समान त्वरण। ठीक है, जब वस्तु के वेग में समान समय में समान परिवर्तन हो, यहाँ भी परिवर्तन 10 है और यहाँ भी परिवर्तन 10 है, तो इसमें जो उत्पन्न त्वरण है कार का जो त्वरण होगा इसे कहेंगे हम एक समान त्वरण। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है आपका असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसकी परिभाषा है जब किसी वस्तु के वेग में समान समय में भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग परिवर्तन हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम असमान त्वरण कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे उसे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर है, एक लड़का है ये जो जिसका प्रारंभिक वेग है 0। ठीक है, और वो दौड़ना शुरू करता है। 1 सेकंड बाद, टी का मान है 1 सेकंड, 1 सेकंड बाद लड़के का जो वेग है वो हो गया 1 मीटर बटे सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक वेग में जो परिवर्तन आया वो आया 1। 0 से कितना हो गया हमारा वेग? 1 हो गया और टाइम लगा इसे 1 सेकंड। तो यहाँ जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो कितना हुआ है? 1 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जब वस्तु का इसका लड़के का वेग 1 था तो फिर से 1 सेकंड के बाद हमने चेक करा तो इसके लड़के का वेग आ गया आपके 5 मीटर बटे सेकंड। तो यहाँ भी वेग में परिवर्तन हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हमने त्वरण निकाला है वो कितना आया है? 4 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ वेग में जो परिवर्तन हुआ है वो 1 से 5 तक हुआ है, यानी कि वेग कितना परिवर्तित हुआ है? 1 में 4 बढ़ा है और स्टार्टिंग में 0 में कितना बढ़ा था वेग? 1 बढ़ा था। तो यहाँ वेग में टाइम सेम है, यहाँ भी 1 सेकंड है और यहाँ पर भी 1 ही सेकंड है। तो परिभाषा कहती है कि जब वस्तु के वेग में समान समय में, जब टाइम सेम हो, समय तो सेम है लेकिन इसके वेग में अलग अलग परिवर्तन हो, भिन्न भिन्न परिवर्तन हो, समान समय में भिन्न भिन्न परिवर्तन हो। ठीक है, तो इसके वस्तु में उत्पन्न त्वरण को कहेंगे हम असमान त्वरण।
तो इस लड़के का जो त्वरण आएगा वो आएगा असमान। स्टार्टिंग में त्वरण आया इसका 1 और बाद में आया है 4, तो ये अलग अलग त्वरण आए हैं, तो इसे कहेंगे हम असमान त्वरण। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड था आपका औसत त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन, जो टोटल परिवर्तन आएगा वस्तु के वेग में, कुल परिवर्तन और परिवर्तन में लगे कुल समय, जो टोटल समय लगेगा उसके अनुपात को कहेंगे हम उस वस्तु का औसत त्वरण। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है औसत त्वरण बराबर होता है कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समय। जो टोटल वेग आएगा ना उसका परिवर्तन और बटे कुल समय, इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसका औसत त्वरण। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। लास्ट त्वरण बचता है आपका, इसका फॉर्मूला भी याद रखना आपको, ए बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये औसत त्वरण का फॉर्मूला है, ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसके बाद लास्ट वाला था आपका तत्कालिक या फिर तात्क्षणिक त्वरण। इसकी परिभाषा है आपकी कि किसी विशेष समय के त्वरण को, विशेष टाइम के त्वरण को वस्तु का तत्कालिक या फिर तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। किसी विशेष समय को, किसी विशेष समय के त्वरण को कहेंगे हम तात्क्षणिक या फिर तत्कालिक त्वरण। इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर डी वी अपॉन डी टी। जैसे कि हमारा वेग था ना तात्क्षणिक वेग, वहाँ भी हमने एक डी और डी टी लिखा था और इसके बारे में बताया था कि जहाँ डी और डी टी क्या था, ये अवकलन गुणांक था। तो इसके सवाल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तात्क्षणिक त्वरण आखिर हम निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण लिखा है कि किसी वस्तु का वेग v बराबर दे रखा है आपको 5t² माइनस 3t+2 है, तो t बराबर 3 सेकंड पर वस्तु का त्वरण ज्ञात करो। वो उसने हमें विशेष टाइम दिया है, t बराबर 3 सेकंड पर पूछ रहा है वो कि वस्तु का त्वरण ज्ञात करो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे जो वैल्यू हमें दी गई है। हमें दे रखा है वस्तु का वेग, तो v का मान लिख देंगे हम 5t² माइनस 3t+2। इसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे हमने वेग में करा था अवकलन, सेम ऐसे यहाँ करेंगे। वेग का फॉर्मूला बताया था कि यदि आपको इस फॉर्म में कोई मान मिलता है dx⁴n अपॉन dx, तो आप इसे चेंज करके लिख दोगे इसमें कि जो पावर है n, ये पावर तो आ जाएगी स्टार्टिंग में जब हम इसे अवकलन के रूप में लिखेंगे, और एक पावर हो जाएगी इसमें से कम। ठीक है, तो ये अवकलन का सूत्र था जो हमने वेग में भी पढ़ा था। सेम ऐसे यहाँ यूज़ करेंगे इसे हम कर रहे हैं इस वाली समीकरण का t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इससे आगे। तो v तो हो जाएगा आपका dv और 5 आ जाएगा पहले। याद रखना ये जो गुणांक होते हैं ये स्टार्टिंग में लिखते हैं हम, फिर लिखेंगे अवकलन गुणांक, ये जो लिखा है डी और डी टी, टी की घात 2, फिर ऐसे 3 को पहले लिख देंगे और डी टी को बाद में लिखेंगे, और लास्ट में 2 जो है इसके साथ कोई टी है ही नहीं, तो इसका मान होगा 0। ठीक है, अवकलन करने का तरीका क्या है कि जो घात होती है उसे ले आएंगे हम पहले और एक पावर कर देंगे कम, तो इसकी जगह लिखेंगे हम त्वरण। अभी अभी बताया गया था डी वी ओवर डी टी का मान होता है तात्क्षणिक त्वरण या फिर तत्कालिक त्वरण। तो चलते हैं आगे। तो जहाँ डी वी और डी टी क्या है हमारा तात्क्षणिक त्वरण है या फिर तत्कालिक त्वरण है, इसलिए ए बराबर बचेगा हमारा 5 × 2t माइनस 3t। ये समीकरण हमारी ये थी 5t की घात 2 माइनस 3t+2, ये समीकरण थी। ये समीकरण हम लगा रहे इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अवकलन जब हम इसका करेंगे तो ये जो पावर है 2 ये आ जाएगी स्टार्टिंग में। बस सूत्र यही तो कहता है कि जो पावर होती है उसे हम शुरुआत में लिखते हैं स्टार्टिंग में, तो ये जो पावर है 2 ये आ जाएगी 5 की गुना में, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, और t के ऊपर यहाँ जो 3 के साथ t है इसके ऊपर था पावर 1, ये स्टार्टिंग में 1 लेकर आएंगे तो इससे 3 एकम 3 ही रहेगा ही, और 2 का मान हो गया था 0 अवकलन करते वक्त। ठीक है, तो 5 की 2 में करेंगे 5 दूनी 10 और -3, वो हमसे त्वरण का फॉर्मूला आ गया हमारा, वो हमसे त्वरण निकलवा रहा था कि t बराबर 3 सेकंड पर बताओ त्वरण।
तो जब टी का मान हम ये 3 रखेंगे तो ए का मान आएगा हमारा ए बराबर 10 गुना 3 माइनस 3, तो 10 क्या हो जाएंगे 30, और 30 में से हम 3 घटाएंगे तो बचेंगे 27। तो जो त्वरण आया है ना हमारा वस्तु का, वो आएगा आपका 27 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। यह आया है इस वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण। किसी विशेष समय के त्वरण को कहते हैं हम तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इसके न्यूमेरिकल करने हैं। इस पर जो भी न्यूमेरिकल दे रखे हों बुक में। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।